जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2023 और आज का है प्रमुख करंट अफेयर्स। आइए हम एक नई खुशखबरी के साथ इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। और खुशखबरी ये है कि देश की सेवा करने वाले और इच्छा रखने वाले मेरे युवा साथी छोटे भाइयों, एक भर्ती आ चुकी है जिसका नाम है एसएससी जीडी। इसका कैलेंडर जारी हो चुका है और 84,866 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी है। तो आइए, ये जो अभी होने वाला एग्ज़ाम है मार्च 2024 में, तो उसके लिए जो है इसमें जो करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा ये बिल्कुल 6 महीने पूर्व का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आज से जो ये वीडियो आपको दी जा रही है इसका एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और सिलेक्शन में बहुत सहयोग मिलेगा। इसमें जीके जीएस 20 नंबर का आता है, उसमें करंट अफेयर का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आज का करंट अफेयर्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख हेडलाइंस, उसके बाद में एमसीक्यूज़ यानी क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे आपको और अंतिम में मिलेंगे आपको वन लाइनर। तो ये पूरा कंटेंट जो है एक कम्बो पैकेज आपको एक साथ में मिलेगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिए और हमारा ये दृष्टि एजुकेशन पॉइंट का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए पहली हेडलाइन जो है उस पर हम लोग पढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक के जगदीश को 3 साल का विस्तार मिला है। देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक के 27 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए उनके प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन के पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जगदीशन को 2020 में बैंक के संस्थापक सीईओ आदित्य पुरी के स्थान पर बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था। आरबीआई ने 18 सितंबर 2023 को अपने संचार के माध्यम से 27 अक्टूबर 2023 से 26 अक्टूबर 2026 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त नियुक्ति को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के बोर्ड को उचित समय पर बुलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जोहान्सबर्ग में 3 साल के बाद गांधी वॉक का आयोजन। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के लेनासिया उपनगर में वार्षिक गांधी वॉक के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। 6 किलोमीटर की लंबी इस यात्रा में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। वर्ष 2020 में प्रस्तावित गांधी वॉक से लगभग 1 महीने पहले कोविड-19 महामारी के दस्तक के मद्देनजर गांधी वॉक समिति ने इस पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया था। 2020 में निर्धारित कार्यक्रम से मुश्किल से 1 महीने पहले जब महामारी ने अपना निरंतर वैश्विक प्रसार शुरू किया, गांधी वॉक कमेटी ने इस आयोजन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का एक कठिन लेकिन बुद्धिमान निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हेडलाइन, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए शिक्षा योजना को मंजूरी है। भारत सरकार के कुशल प्रतिभा पुल विकसित करने के उद्देश्य से रुपए 480 करोड़ की योजना को मंजूरी देकर देश के चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह 3 वर्षीय पहल इन संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करने के लक्ष्य के साथ चिकित्सा उपकरणों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी स्थानों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। योजना की मंजूरी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की शुरुआत के बाद हुई है, जिसमें वर्ष 2030 तक भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा $11 अरब से प्रभावशाली $50 अरब तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। तो ये उपकरण जो है जितने हमारे देश में आज लगते हैं, जो विदेश से और अन्य जो है कंपनी द्वारा विकसित किए जाते हैं, वो आज हमारे भारत देश में किए जाएंगे। चौथी हेडलाइन है आज की, क्या है भाई हेडलाइन में, तो यह है कि
ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने पर जोर के साथ G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। आइए, अभी हाल ही में हमारे भारत देश में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली में ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल एक साथ आए हैं। 1964 में स्थापित, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पॉइंट ध्यान रखना। 1964 में स्थापित 77 के समूह G77 में 130 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं, जिसका नेतृत्व अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के सदस्य देशों के बीच घूमता रहता है। विशेष रूप से G77 सदस्य देश सामूहिक रूप से दुनिया की 80% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 2/3 से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है आज की 5वीं, ध्यान से देखिएगा, संसद भवन से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसके बारे में मेरा एक वीडियो स्पेशल आने वाला है, जिसमें संसद भवन के पुराने प्रश्नों पर चर्चा की जाएगा और नया जो भवन बना है उससे संबंधित जो 2024 में जो होने वाले एग्जाम के लिए, 23 में जो होने वाले एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, तो उस वीडियो का जरूर देखिएगा। आइए, नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भारत के संसदीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। संसद का पुराना भवन जो है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, अब इतिहास बनकर रह गया है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम बोलेंगे? संविधान सदन से जाना जाएगा भाई, क्योंकि संविधान का निर्माण वहाँ पे हुआ है। संविधान की पहली बैठक 1946 में वहाँ बैठी है। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि संसद का कामकाज यहाँ नए भवन में स्थानांतरित हो गया है। अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की है कि अब लोकसभा की कार्रवाई में उपयोग किए जाने वाले सदन, लॉबी और गैलरी जैसे शब्द नई इमारत को संदर्भित करेंगे। पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुझाव दिया था कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हेडलाइन है आज की 6वीं। देखिए, हमारे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कलेक्शन करके बताई जाती है, और क्या है कि किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना पड़ेगा आपको, इतनी जानकारी तो होना चाहिए। नेक्स्ट है P-77 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम भारत के सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर। बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एक आपको दिखाया गया इमेज। तो P-7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम के विकास के साथ भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है, जो देश के सशस्त्र बलों की पैरा ड्रॉपिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक स्वदेशी चमत्कार है। पूरी तरह से भारत के भीतर विकसित यह अभिनव प्रणाली युद्ध के मैदान में सैन्य भंडारों को उतारने के तरीके में क्रांति लाने का वादा करती है। इसने P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जो IL-76 विमानों से 7 टन वजन वर्ग तक सैन्य स्टोर को पैरा ड्रॉप करने में सक्षम है। इस प्रणाली का निर्माण 100% स्वदेशी लौह अलोह सामग्री से किया गया है। पैराशूट के लिए इंजीनियरिंग, वस्त्र, फ्लोरोकार्बन और सिलिकॉन उपचार के नवीनतम संयोजन के साथ विकसित किए गए हैं, ताकि पानी, तेल की प्रतिक्रिया और बेहतर घर्षण प्रतिरोध प्रदान किया जा सके। बहुत अच्छा है। हमारे देश की जो है सेना, उनके लिए जो सामग्री जो है, नए जो मशीनरी जो बन रही है, ये हमारा एक विकासशील देश जो है विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। ओके, आइए 7वां हेडलाइन जो है हमारी इंपॉर्टेंट देखिए। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। ओके, देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा। भारत सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दे दी है। औपचारिक रूप से आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जारी करने के लिए इस आशय का एक पत्र जम्मू कश्मीर की सरकार को भेजा गया है। कैप्टन तुषार महाजन का सफ़र 25 मई 1987 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उनके जन्म के साथ शुरू होता है। यह सेक्शन उनकी परवरिश, परिवार और मूल्यों की पड़ताल करता है जिन्होंने उनके चरित्र को आकार दिया था। देखिए, एक सैनिक के जन्म स्थान, जन्मभूमि का नाम जो है उनके नाम पर रख दिया ने। कर्म सबसे बड़ा होता है, तो जन्मभूमि का नाम भी कर्म भूमि पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आइए आज की जो है हेडलाइन देखते हैं हम। अंतिम हेडलाइन है, इसके बाद में एमसीक्यू शुरू होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ओके, न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा में होंगे T20 विश्व कप 2024। देखिए, ये भी एक प्रश्न आपका हो गया तैयार। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसकी जानकारी अभी मिल गई है, ये तय हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आधिकारिक तौर पर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रतिष्ठित स्थानों को नामित किया गया है। तो कहाँ पर होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। बहुत अच्छा, USA में। ICC ने USA के 3 शहर डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की पुष्टि की है। यह T20 वर्ल्ड कप के मैच आयोजित किए जाएंगे यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार T20 विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें डलास में ग्रैंड प्रेरी, फ्लोरिडा में ब्रोवार्ड काउंटी और न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी को इस भव्य आयोजन के लिए चुना गया है। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को टूर्नामेंट की मेजबानी ICC बोर्ड द्वारा नवंबर 2021 में दी गई थी। अब ICC ने कई विकल्पों के बारे में विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन के बाद अमेरिका के स्थान का चयन किया है। आइए, अगला जो सेशन है हमारा, अभी सेशन होता है शुरू, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नों को जवाब को देना है जी। तो 2 प्रश्नों को एक साथ में कवर करने का प्रयास करता हूं मैं। ओके, तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। इसका सही जवाब आपको देना है क्या? 21 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य शांति के आदर्शों को मजबूत करने और दुनिया भर में अहिंसा और युद्ध विराम की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा यानी एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुन लिया है? तो एयरटेल इंडिया, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ। तो सही जवाब है क्या? SBI लाइफ। आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम, SBI लाइफ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने SBI लाइफ को BCCI के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन 2023 से 2026 के लिए ऑफिशियल पार्टनर में से एक के रूप में घोषित कर दिया है। SBI लाइफ ने BCCI के साथ 3 साल का करार किया है और उनकी साझेदारी 22 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले 3 मैचों के वनडे सीरीज से शुरू होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं जी। हाल ही में पेंगुइन रेडम हाउस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रेरणा सिंह को, निहार मालवीय को, पायल छाबड़ा को, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है निहार मालवीय जी को। तो निहार मालवीय जी को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए जाने के 9 महीने बाद पेंगुइन
रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में नामित किया है? मालवीय ने मार्कस दोहले की जगह ली है। ये मार्कस दोहले को याद रखना भाई, जो एक संघीय न्यायाधीश द्वारा साइमन एंड शूस्टर के साथ पेंगुइन रैंडम हाउस के विलय के प्रयास को खारिज करने के कुछ हफ्तों बाद पद छोड़ा था। पेंगुइन रैंडम हाउस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार प्रकाशक 2023 में कंपनी व्यापी पुनर्गठन से गुजरा है, जिसमें कई वरिष्ठ संपादकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत या तो निकाल दिया गया है या छोड़ दिया गया है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, क्या भाई कि जो है चौथा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक यानी पावर के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है या किसने? तो सही जवाब बोलिएगा। 4 ऑप्शन है, विशाल सिन्हा, अजय मेहता, तजिंदर गुप्ता, अरिंदम बागची। सही जवाब है तजिंदर गुप्ता जी। देखिए नई नियुक्तियों को आपको याद रखना है, एक दिन मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा नई नियुक्तियों की 2023 की। देखिए भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL भेल ने बताया कि तजिंदर गुप्ता ने निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तजिंदर गुप्ता ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तजिंदर गुप्ता BHEL में शामिल होने से पहले NTPC लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक थे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है MCQs। प्रश्न ये है कि हाल ही में CBI के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रश्न रिपीट हो चुका है, बिल्कुल रिपीट होता है तो खुशी मनाना चाहिए क्योंकि वो हमको याद हो जाता है। तो कौन से भैया? कुलदीप द्विवेदी, अमन सिन्हा, विजय कोहली, उपरोक्त सभी। सही जवाब है कुलदीप द्विवेदी जी। तो हाल ही में झारखंड कैडर के वर्ष 2005 बैच के IPS अधिकारी श्री कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस समय द्विवेदी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में उप DIG के पद पर है, जिनको कार्मिक मंत्रालय ने ITBP के उप महानिरीक्षक पद से हटाकर 17 जनवरी 2026 तक 5 वर्षों के लिए CBI में उप महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। और यहाँ मुकेश सिंह को प्रतिनियुक्ति के आधार पर ITBP में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ओके, और छठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की है? 3, 4, 5, 6। सही जवाब है 4 भागों में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने पद्म अवार्ड के तर्ज पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक नया सेट तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से नाम दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में श्रेणियाँ विज्ञान में, जैसे विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के तहत प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो ये पुरस्कार 13 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। 7वां प्रश्न है आज के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, कनाडा। सही जवाब आपका कौन सा? कनाडा। जो तनाव चल रहा है उससे हमने जो है कार्रवाई करी है। भारत सरकार के कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया है। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है। भारत ने मौजूदा विवाद के मद्देनजर कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। जी हाँ, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये MCQs का। इसके बाद में आपको मिलेगा 1 लाइनर, उसके जवाब देना है आपको फटाफट। ठीक है, तो देखिएगा, सिम्बैक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित होता है? जी हाँ, तो सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, रूस। सही जवाब है
सिंगापुर। तो भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय, कवरती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 30वें संस्करण, इसको याद रखना भैया कौन सा है, 30वें संस्करण में शामिल होने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के जो है के बीच में एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। यह अभ्यास वर्ष 1994 से आयोजित किया जा रहा है। सिम्बेक्स को भारतीय नौसेना द्वारा किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा निरंतर नौसैनिक अभ्यास होने का गौरव भी प्राप्त है। जी हाँ, अब शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव जो है वन लाइनर फैक्ट। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं और प्रश्न याद ही हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बहुत अच्छा आपका जनरल नॉलेज जो अपडेट हो जाएगा और हर बार जो आपको एग्जाम में ये सहयोग करेगा। पुरानी संसद को अब किस नाम से जाना जाएगा? विधान सदन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से फिर शुरुआत करते हैं हम। जी, हाल ही में किसे 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? तो बिल्कुल होयसल मंदिर को। ये कहाँ पे? तो कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? देखिए इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो दिल्ली में। कहाँ पर? क्योंकि हमारे देश के केंद्रीय उड्डयन मंत्री के। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का निर्माण किसने किया है? देखिए ये प्रश्न अभी 3 दिन पहले मैंने ये प्रश्न को अपडेट किया था क्वेश्चन में, लेकिन मैं वन लाइनर भी इसको पुनः लाया है। तो क्या है? अपूर्व चंद्रा। देखिए ये भी एक IAS अफसर है भाई। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक को संभाला है, जो है लिखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ स्थित होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो मैंने बेलूर बोल दिया, बेलूर मतलब कर्नाटक में। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? ईरान। ओके, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो तजिंदर गुप्ता जी ने किया है। ओके, और ये है आपका सेकेंड लास्ट आज के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 कैटेगरी में आपको कैटेगरी ऊपर बता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या है? तो शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो ये जो हमारे वीडियो में आप अंतिम तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक नए बैच में जो SSC GD का योद्धा बैच चालू हो रहा है उसमें सभी आप शामिल हुइए और आपको सभी विषय के वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत।